आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है, टू द स्ट्रेट बात करते हैं। देखिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो उसके डायरेक्शन की वजह से उसको वेक्टर के फॉर्म में हम बता सकते हैं। दूसरा, अगर हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिस्कस करें तो हम उसको सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझिएगा। अगर किसी पाइप लाइन से मुझे वाटर फ्लो कराना है, क्या चीज़, एक पाइप है, उस पाइप से मुझे पानी फ्लो करवाना है, तो एक बकेट में भरना चाहता हूँ और मैंने उसको पाइप के नीचे रखा, नल के नीचे रखा। ठीक है, अब उस बकेट में कम पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है। ऐसे पाइप है, इस तरह से, ऐसे समझो ये पाइप आई आपकी तरफ। ठीक है, गोला सा पाइप है ऐसे, और यहाँ से पानी गिरता है, नीचे एक बकेट रखा हुआ है, उसको भरना है आपको। ठीक है, अब पाइप की कुछ चौड़ाई होगी, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी, गोला गोला पाइप है ऐसे, इसमें से पानी आता है। उस बकेट में कम पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा, उस पानी की क्वांटिटी किस पर निर्धारित है, किस पर डिपेंड करती है, पाइप के एरिया पर। अगर मैं पाइप का एरिया छोटा कर दूं, बहुत छोटा सकरा पाइप है, तो कम पानी गिरेगा। पाइप का एरिया बड़ा कर दूं तो वही पर सेकंड ज़्यादा पानी गिरने लग जाएगा। तो पहली चीज़ है एरिया, सरफेस का एरिया या पाइप का जो एरिया है, उस एरिया पर पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है। एरिया बड़ा तो नीचे बकेट में पानी ज़्यादा पानी आएगा पर सेकंड, है ना। एरिया छोटा कर देंगे तो पानी भी पर सेकंड कम आएगा। बड़ा एरिया सपोज तो पर सेकंड 1 लीटर आएगा, छोटा एरिया कर देंगे तो पर सेकंड 1 मिलीलीटर आएगा, बहुत छोटा पानी आएगा, जैसे नल में आता है। ठीक है ना। दूसरा और क्या चीज़, फ्लो, वाटर, है ना। अगर पाइप का एरिया मैं छोटा बड़ा नहीं कर सकता, तो अगर मैं इधर से प्रेशर ज़्यादा दे दूं, पानी ज़्यादा तेज़ से फ्लो होने लग जाए, तो ज़्यादा तेज़ से फ्लो होगा तो उतने ही क्रॉस सेक्शन एरिया में ज़्यादा पानी आ जाएगा बकेट में, है ना। और धीरे धीरे फ्लो होगा तो, हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही बड़ा है, पानी धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, यानी उसकी स्पीड नहीं है तो पानी कम गिरेगा। स्पीड ज़्यादा हो गया तो पानी ज़्यादा आपको मिलेगा। ये चीज़ समझ में आया। स्पीड को हम बोलते हैं कि पानी कितनी इंटेंस है, कितनी घनी है। ज़्यादा स्पीड से पानी आएगा तो बोलेंगे ज़्यादा इंटेंसिटी है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है पानी की। इंटेंसिटी किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ के लिए। तो अगर बहुत स्पीड है पानी का, फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे पानी बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है पानी के पास, 1 सेकंड में ज़्यादा पानी गिरता है, बहुत फोर्स है, बहुत इंटेंसिटी है, बहुत घना है पानी। कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बकेट में पानी कम आएगा, ज़्यादा आएगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया, और दूसरा पानी की स्पीड, जिसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला पानी जो बकेट में गिरता है, इस पानी के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। जैसे पाइपलाइन ऐसे भी तो हो सकती है, इधर से जा रहा है, इधर से हम पाइपलाइन निकाल लिए, तो जो पानी इस लाइन में आएगा, इस पाइप में, वही बकेट में गिरेगा। जो ऐसे जा रहा है पाइप में पानी, वो इस बकेट में नहीं आता। तो इस पानी के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है बकेट में गिरने के लिए। ठीक है, तो ये जो पानी पाइप के अंदर फ्लो होता है, जिसके पास स्पीड होती है, इंटेंसिटी, और जो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से गिरता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। जैसे ये पानी इधर जाता है, ये पानी इधर जाता है, इधर वाली पाइप का पानी इधर, इधर वाली पाइप का पानी इधर। तो इन जो पाइप के अंदर पानी बह रहा है, उसके पास इंटेंसिटी है, उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास डायरेक्शन है। तो ये वाला पानी कैसा क्वांटिटी हुआ, वेक्टर, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। समझ रहे हैं। और एक बार पानी गिर गया और बकेट में जमा हो गया, तो अब जब मैं आपसे पूछूं ये बकेट वाला पानी, इसके पास क्या है, सिर्फ 2 लीटर 4 लीटर नंबर, क्या इसके पास कोई डायरेक्शन है, कहीं बह रहा है, ये नहीं बह रहा। समझ रहे हैं, कहीं नहीं जाता। तो बकेट में रखा हुआ पानी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ नंबर है उसके पास। और पाइप के अंदर दौड़ता हुआ पानी, उसके पास डायरेक्शन भी है, तो उस पानी का कैलकुलेशन हम क्या मान के करेंगे, वेक्टर। पानी तो पानी है ना, लेकिन एक पानी का कैलकुलेशन एक बार मैं वेक्टर के रूप में करता हूँ पाइप के अंदर, और एक बार उसी पानी का कैलकुलेशन जब बकेट में आ जाता है तो स्केलर के रूप में करता हूँ। समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब वही है, मैं अपनी पहली लाइन पे आता हूँ कि मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसके डायरेक्शन के साथ उसको वेक्टर के फॉर्म में आपको बताऊँ, और मैं चाहूँ तो सिर्फ उसका नंबर डिस्कस करूँ और सिर्फ उसको किस रूप में बताऊँ, स्केलर। तो एक वेक्टर को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमारी मर्जी हम वेक्टर के रूप में बताना चाहें या हमारी मर्जी
हम स्केलर के रूप में उसको बताना चाहें, दोनों तरीके से बताया जा सकता है। सेम यही हाल इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं बिना डायरेक्शन के आपको बताऊं, बिना डायरेक्शन के, डायरेक्शन हमको कोई लेना देना नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, किधर जा रही हैं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ हम ये बता दें कि यहाँ पर इतनी लाइनें हैं। क्या बता दें? यहाँ पर इतनी लाइनें, यानी नंबर ऑफ लाइन बता दूं मैं सिर्फ, और कुछ नहीं बताऊं कि ये लाइन इधर जाती है, उधर जाती है, इधर जाती है। अगर इधर उधर बोलूंगा तो डायरेक्शन हो जाएगा। बिना डायरेक्शन के किसी लोकेशन पर या किसी सरफेस पर कितनी लाइन पास होती है, जस्ट उस लाइन का नंबर काउंट कर लीजिए और सिर्फ नंबर बता दीजिए कि 10 लाइन यहाँ पे हैं, 20 लाइन है, 30 लाइन है, 100 लाइन है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ? नंबर ऑफ लाइन्स, उसकी काउंटिंग। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना है, काउंटिंग है, ये क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और हमने ना इस गणना का, इस काउंटिंग का हमने एक नाम रखा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की काउंटिंग जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के साथ लिंक हो रहा होगा या उससे पास हो रहा होगा। समझ आया? सपोज उधर कोई चार्ज रखा होगा, कोई चार्ज प्लेट होगा लंबा चौड़ा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, तो उस पूरे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। इमेजिन कीजिए, आ रहा है? इमेजिन हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं एक प्लेट रख दूं इस तरह से, कोई भी प्लेट, सपोज ये एक प्लेट रख दिया मैंने। ठीक। इस प्लेट का अपना कुछ एरिया है ये एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। जैसे पाइप का एरिया मैं आपको बता रहा था, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे कमरे में, और सब ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। इसके अंदर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ये। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, पूरे कमरे में जितना एरिया आपको दिख रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड की तरफ जा रहा है। इमेजिन करो अंदर बहुत सारी लाइनें अंदर जा रही हैं ऐसे। अब इसको मैंने ऐसे रखा, तो इस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यहां से छन के इस पार निकल रही है, इससे होते हुए। इमेजिन हो रहा है? ये हो रहा है। बहुत सारी सुई लाइए, इसको चुभा दीजिए और पूरी सुई को उधर क्रॉस करा ले जाइए। ठीक है। बहुत सारे धागे लाइए और एक एक धागा इसमें से, ये आपको होल दिख रहा है, हर होल में से एक एक धागा अंदर क्रॉस करा लीजिए। तो ये ऐसा दिखेगा थ्रेड इस पे पास होता हुआ, यानी इससे पेनिट्रेट करके इसको ऐसे निकल जा रहा है, इसके थ्रू जा रहा है, इससे पास हो जा रहा है। ये हम बोलेंगे इससे लिंक हो रहा है, चिपक रहा है। समझ आ रहा है? लिंक का मतलब हो रहा है, पास हो रहा है, पीछे चला जा रहा है। लेकिन हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि ये लाइन क्या हो रही है? लिंक। तो इस पर्टिकुलर एरिया के साथ कैट हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक हुई है या इससे पास हो रही हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिर्फ काउंटिंग कर लीजिए। ये नहीं बताइए कि ये इधर जा रही हैं, कि इधर से आ रही हैं, कि उधर से आ रही हैं, कि इधर से आ रही हैं। ये नहीं बताना है कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं। सिर्फ क्या बताना है? ये रहा एरिया, इस एरिया के साथ कैट हो लाइन लिंक हो रही है, उसको काउंट करो। 20 लाइन लिंक हो रही हैं, तो हम बोलेंगे इस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एसोसिएट हुई या लिंक हुई? 20। और ये जो 20 नंबर ऑफ लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको क्या बोलना है? फ्लक्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, और दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया। समझ आया? और जैसे कि मैंने पानी की एग्जांपल में आपको समझाया कि ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया अगर छोटा हो जाए, इतना बड़ा ये, तो सिर्फ इसी एरिया पर जो लाइनें पास होंगी उसको काउंट करेंगे। जो यहां से जा रही, यहां से जा रही, यहां से जा रही, इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं। तो सिर्फ एरिया छोटा हुआ तो नंबर ऑफ लाइंस भी क्या हो गई? कम हो गई। तो हम बोलेंगे फ्लक्स भी कम हो गया। तो फ्लक्स कम होगा या फ्लक्स ज्यादा होगा, किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर, सरफेस के एरिया पर। और बड़ा एरिया में आपको दे दिया तो ज्यादा लाइनें लिंक हो जाएंगी। जैसे इतना बड़ा, यहां से इसको ले लिया इतना बड़ा, तो जो लाइन अभी यहां से पास हो जा रही थी, अगर ये इतना बड़ा होता, इसकी बॉडी इतनी बड़ी होती, तो यहां पर भी लिंक होती, यहां पर भी लिंक होती, यहां पर भी लिंक होती, यहां पर भी, तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइन लिंक हो जाती इससे। समझ रहे हैं? तो हम क्या बोलते, क्या बढ़ गया? फ्लक्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा लिंक हो रहा है। समझ रहे हैं? दूसरी चीज ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे ये एरिया है, अब इस एरिया को मैं नहीं बदल रहा ना, मैं क्या कर रहा हूं, देखो अभी मैंने लाइन भेजी 50 लाइन, कितनी? 50 लाइन, यहाँ 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 सब इससे लिंक हो गई, 50 लाइनें। और सब लाइन अभी दूर दूर है, थोड़ी थोड़ी कम घनी है, क्योंकि 50 लाइन इसके साथ लिंक हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है? 50। ठीक। अब मैंने बोला 50 और भेज दो, वो 50 जो और आई और इसके साथ लिंक हो गई, बाहर से नहीं जा रही, तो लाइनें घनी घनी हो जाएंगी, ज्यादा नजदीक नजदीक, क्राउडिंग ज्यादा हो गई। 100 लाइनें और भेज दो, 200 लाइन हो गई, बहुत ज्यादा घनी घनी हो गई, लेकिन पूरी की पूरी 200 लाइन इससे लिंक होती है।
तो अब फ्लक्स कितना 200 और उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्या मैं एरिया को छोटा बड़ा कर रहा हूं, आंसर है मैं क्या छोटा बड़ा कर रहा हूं, नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन को घना कर दे रहा हूं, ज्यादा कर दे रहा हूं, इंटेंस कर दे रहा हूं, यानी क्राउडिंग ज्यादा हो गई, यानी क्या बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया, तो भी फ्लक्स ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो, पहले सिर्फ 50 लाइन इतने बड़े एरिया से लिंक हो रही थी, तो आप इमेजिन कर सकते हो वो लाइन दूर दूर रही होंगी, 50 लाइनें, 50 लाइन और भेज दिए तो 100 लाइन हो गई, तो 100 लाइन थोड़ी नजदीक नजदीक हो गई, 100 लाइन और भेज दिए 200 लाइन हो गई, तो 200 लाइन और नजदीक नजदीक हो जाएंगी। इसमें इमेजिन कीजिए 200 सुई ऐसे चुभी हुई है, तो बहुत नजदीक नजदीक होगी, और सिर्फ 50 सुई अगर चुभाना होगा तो थोड़ा दूर दूर आप चुभाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें फ्लक्स 50 है, 100 है, 200 है, किससे चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी तो आप क्या बोलोगे, ज्यादा इंटेंसिटी, वहां क्राउडिंग बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी भी फील्ड की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक सरफेस के साथ फ्लक्स कम लिंक होता है या ज्यादा लिंक होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, एक तो उसके एरिया पर, एरिया बढ़ा दो ज्यादा लाइनें लिंक होंगी, तो एक फैक्टर कौन हो गया, एरिया। दूसरा इंटेंसिटी बढ़ा दो फील्ड की, ज्यादा लाइन लिंक हो जाएगी उतने ही बड़े एरिया में। समझ रहे हैं, तो ये दो चीज हैं जिस पर फ्लक्स डिपेंड करता है। कौन कौन सी, एक आपका एरिया सरफेस का, और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, वी विल सिंपली कॉल इट कि इसका एरिया कितना है, ठीक है, और यहाँ कितनी इंटेंसिटी आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। एरिया अगर ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है, तो टोटल कितना फ्लक्स लिंक हुआ, ई इंटू ए। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जितना एरिया मल्टीप्लाई करो और आपको क्या मिल गया, फ्लक्स। समझ आया। सो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। It is the total number of electric field lines which are passing through that particular surface area. This is electric field flux or electrical flux. So what is electric flux? Electric flux is electric flux इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं ना, मैं सिंपल तरीका आपको लिखाना चाहता हूं। Electric flux is the is defined as the total number of, ऐसे लिखो, electric flux is defined as the total number of electric field lines electric flux linked with any particular surface is defined as the total number of electric field lines passing through any surface area, ठीक है। This is electric flux. So how we write it? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने सिंबल बनाया फाई। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है इसलिए दिस इज ई। आगे चल के हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग सिंबल बनाएंगे बी, फाई बी, वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लिंक हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है ना, तो इस फ्लक्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड जब लिंक होगा किसी सरफेस से उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स सेम है, यहाँ डिफरेंस दिखाने के लिए हम क्या लिख लेंगे ई, और वहाँ क्या लिख देंगे बी। एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, जो कि किसी भी सरफेस के साथ लिंक होगा, ये उसका कैलकुलेशन हो गया। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट दैट लोकेशन, एंड एरिया ऑफ द सरफेस जहां पर ये लिंक हो रहा है। समझ आया। तो ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो एक लाइन का डेफिनेशन, और ऐसे भी लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि किसी एरिया के साथ एसोसिएट होते हैं, लिंक होते हैं, उसी नंबर ऑफ लाइन को क्या बोलते हैं। हाँ, तो एक शब्द में याद रखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर, किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो ये नंबर है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कोई चीज नहीं है। अब नंबर कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये स्केलर क्वांटिटी है। So this is a scalar quantity.
दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओके, दूसरा तरीका देखिए, दिस इज व्हाट, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। दिस इज व्हाट, एरिया। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। सो दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, बट दिस इज स्केलर। दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट आता है, तो ये कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट, ये आप सीख चुके, ठीक है। सो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज द राइट नोटेशन। और अगर आप ये समझ रहे हो कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है वो भी आप मुझे बता सकते हो। डॉट प्रोडक्ट के लिए मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, ई ए कॉस थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है डॉट प्रोडक्ट के लिए ना, कॉस थीटा आ जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी हम इस पर आते हैं फॉर्मूले पर दोबारा। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन, वो छूट ना जाए ना, फिर वो भूला जाता है। हाँ जी, तो सबसे पहले एसआई यूनिट, फ्लक्स क्या होगा, यूनिट यहां से बताइए। ई की यूनिट जानते हैं आप, अगर नहीं याद आती तो ई का फॉर्मूला याद कीजिए। ई को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज ई, एफ बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वेरी गुड। सो दिस इज फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स का तो जानते हो ना, न्यूटन, और चार्ज का पर कूलम, ये क्या है, एरिया, तो इसका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख लें हम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये तो साथ में है ना मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे लिख लो जैसे तुमको लिखना हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी पॉजिटिव पावर पहले नेगेटिव पावर बाद में, पर कूलम, ठीक है। हाँ जी, डायमेंशन, यूनिट बन गई तो डायमेंशन तो बन ही जाना है। डायमेंशन बोलिए, इसको देख के बताओ, इसी को देख के बता दो, ये या इसको देख के बता दो, यहाँ से लेते हैं। चलो, न्यूटन किस चीज़ का है, फोर्स का, फोर्स की यूनिट है ना, तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या यूज़ करते हैं, ML/T-2। मीटर स्क्वायर क्या है, लेंथ, और लेंथ का स्क्वायर, और ये पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर बोले तो A और T, AT होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट का एम्पियर लिख दिए, टाइम क्या लिख दिया। अब ये डिनोमिनेटर में है इसलिए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा दोनों का। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं, दिस इज M है ना, L 1 है और ये 2 है, कितने L हो गए, 3, T -2 -1 -3 और A -1, ठीक है, समझ आ रहा है ये। तो ये रटी नहीं जा सकती ना, याद रखिएगा, कितने क्वांटिटी का आप डायमेंशन रटोगे, यूनिट रटोगे, तो बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखिए, फॉर्मूला को, उससे आप डिराइव कर ले जाओगे इसको, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया, और स्केलर क्वांटिटी हो गया, बेसिक चीज़ हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसके बेसिक हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें समझिए मेन चीज़, इसको समझना है हमको आज के लेक्चर में, ये कैसे अप्लाई होता है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, और इसी की बेसिस पर हमारा आगे गॉस थ्योरम बनने वाला है, इसलिए इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ ई एंड व्हाट इज़ ए। ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस हमेशा हम कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, यूनिफॉर्म, ठीक है। व्हाट इज़ ए, एरिया। एरिया व्हाट, सरफेस, किसी भी बॉडी का सरफेस, उसका एरिया, ठीक है। सो इसमें एक तीसरी क्वांटिटी आती है क्या, थीटा। व्हाट इज़ थीटा, एंगल, और ये किसके बीच का एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, लेकिन एरिया नहीं, एरिया वेक्टर। हाँ, और ये एक नई चीज़ है जो आपको समझना है, एरिया वेक्टर, ठीक है। इस एरिया वेक्टर को थोड़ा सा समझिए आप ना, इसको ऐसे समझिए, देखिएगा ना, सपोज यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें मैं ये एक
सरफेस को ऐसे रख दे रहा हूँ ये, ठीक है। ये एक बॉडी है, एक सरफेस है, और ये सरफेस कैसी सरफेस है, ऐसी। सपोज ये बुक है, ठीक है, ये मैं कैसे रख रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ। ये सरफेस है ना, इस सरफेस की बात हो रही है, ये समझ आया। दिस इज द सरफेस, और ये मैं ऐसे रख रहा हूँ इसको, ये। तो आपको सिर्फ ये लाइन दिख रही है पतली सी, जबकि सरफेस इधर है कि नहीं। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इससे पास होकर उधर निकल गई, जो ये सिचुएशन आपको दिख रहा है। आ रहा है ये समझ में, बोलिए आया या नहीं आया ये सिचुएशन। तो ये सिर्फ एक लकीर है कि ये पूरा सरफेस ऐसे, ये पूरा सरफेस है जो मैं ऐसे रख के दिखा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ ये लाइन दिख रही है, पूरी सरफेस है इधर, ठीक है। इस सरफेस का कुछ एरिया भी होगा, लेट अस सपोज इसका एरिया है ए, ठीक है, हाँ जी। तो ये जो मेरा सरफेस है, इस सरफेस का हमारा कुछ एरिया है, इसका एरिया है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जो सरफेस होगी पूरी, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। अगर ये रेक्टेंगुलर फेस है तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एरिया। ये एरिया कितना आया, ए फॉर एप्पल लिख दिया इसी को मैंने, ए। ये समझ आया, दिस इज सरफेस, ठीक। अच्छा, अब अगर मैंने इस सरफेस को, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने ये सरफेस ऐसे रख दिया, ठीक। तो ये सरफेस जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें लिंक होने लगेंगी, यहाँ 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 यहाँ, जितना बड़ा एरिया है हर जगह लिंक हो गई। अब मैंने आपको बोला इसको काउंट कर लो, तो आपने इसको काउंट किया, जितनी भी लाइनें आई उसको हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके साथ कितनी फ्लक्स लिंक हो रही है आपने गिन लिया, जितनी भी हो रही होगी आपने काउंट कर लिया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऐसे एरिया रखा हुआ है, इस एरिया को ऐसे झुका दे रहा हूँ। एरिया को, इस सरफेस को ऐसे टिल्ट करूंगा तो क्या ये एरिया कम हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि ना तो इसका लेंथ बदला ना ब्रेथ बदला, तो एरिया में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा करने में भी यही ए एरिया है, ऐसा करने में भी ए एरिया, ऐसा रखने में भी एरिया वही रहता है, एरिया नहीं बदलता। तो मैंने इसको टिल्ट किया, थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, ऐसे झुका दिया तो ये ऐसे इतना टिल्ट हो गया। ये सिचुएशन समझ आया। इसको हमने थीटा एंगल पर ऐसे टिल्ट कर दिया, झुका दिया थोड़ा सा ऐसे, ये ठीक है, झुक गया। हाँ, अब इसका एरिया बताओ कितना, वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, एरिया वही रहेगा। तो ये जो सरफेस है इसका एरिया कितना है, ए, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर देता हूं तो इसमें नंबर ऑफ फ्लक्स कम हो गया, ज्यादा हो गया, या सेम रहेगा। जितनी फील्ड लाइन पहले लिंक हो रही थी, क्या अभी भी उतनी ही लाइन लिंक हो रही है, कम हुआ, बढ़ गया, क्या हुआ, बोलो जोर से बोलो। सेम, देखो ना, जब ये ऐसा रखा हुआ था तो इसमें कितनी लाइनें लिंक हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 मेरे डायग्राम के हिसाब से। और जब मैंने इसको ऐसे झुका दिया तो एरिया तो उतना ही बड़ा है, ये सिर्फ ऐसे टिल्ट हो गया है। अब इसमें कितनी लाइनें लिंक हो रही हैं, 1 2 3 4 5। पहले वाली में कितनी हो रही थी जब ये ऐसा रखा था, 7। ऐसा हो गया तो सिर्फ 5। तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई, कम हो गई, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, कम हो गया। समझ आया। एरिया वही है, एरिया में नहीं बदल रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ उसके अंदर इसको ऐसे झुका दे रहा हूँ। झुकाने से फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। कितना हो गया फ्लक्स, उस फ्लक्स का कैलकुलेशन देखिए कैसे करना। फ्लक्स की गिनती कौन बताएगा, यही वाली लाइन बताएगी ना, इतना फ्लक्स है। यहाँ पर कौन बताता है फ्लक्स की गिनती, यही लाइन बता दे रही थी, फुल फ्लक्स लिंक हो रहा है। यहाँ पर कौन बताएगा, ये वाला, है ना। तो इस चीज का कैलकुलेशन देखो कितना, ये कितना आया, इस फ्लक्स को समझना ना। ये कितना है, एरिया इसका ए है, तो ये वाली लाइन कितनी होगी, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इस एंगल के लिए ये सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो बची हुई साइड बेस। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये गिवन है, सो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा। नहीं समझ आया, ये बेस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या आया, कॉस थीटा। तो ये बेस इज इक्वल टू क्या होगा, वो हाइपोटेनियस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे। तो ये कितना आया, दिस इज ए कॉस थीटा। ये आया, समझ नहीं आया, बोलो ये आया। मैं कैसे निकाला इसको,
कि नहीं आया? इसका कुछ नाम अगर मैं रख दूं, देखो ए बी और सी, तो ए बी अपॉन ए सी इज वॉट? हाँ देखो ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा, ए बी की वैल्यू तो मुझे चाहिए, तो ए सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और ए सी कितना है? ये ए सी तो ए ही है, तो ए कॉस थीटा। मुझे ए सी ए नहीं यूज करना था यहाँ, चलो कोई बात नहीं, समझ आया ये? ठीक, तो इस तरह से ए कॉस थीटा आ गया। ये ए कॉस थीटा किस चीज का मेजरमेंट देता है कि कितना फ्लक्स लिंक हुआ है। कॉस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और घटते जाती है 0 तक। कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0, तो 1 से 0, 0 से 1 इतनी वैल्यू होती है। या और आगे जाओगे तो -1, -1 से +1, बस बीच में 0 आ गया। इसी के बीच में इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहती है। समझ आया? तो अगर एक एरिया के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस में कोई भी एंगल रखोगे उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होती है, 0 से 1 तक ही ना होती है। समझ रहे हैं? 0 से 1 तक होगी तो क्या होगी? 0.5, 0.85, 0.8, 0.85, 1, ऐसी ही जाएगी वैल्यू। तो अगर 0 पॉइंट कुछ भी है और एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एरिया को क्या कर देगा? छोटा। और ये एरिया छोटा नहीं हो रहा, a इंटू कॉस थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लक्स को। फ्लक्स कम हो जाएगा। तो कितना फ्लक्स हो जाता है उसका मेजरमेंट कौन देता है? a कॉस थीटा। अब यहाँ का हर जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? हर जगह, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म ई बनाया है, तो हर जगह ई कैसा होगा? ये। और फ्लक्स के कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बनाया है? ई मल्टीप्लाइड बाय एरिया। हाउ मच इज द ई? ये। और हाउ मच इज द एरिया हियर, जहां फ्लक्स लिंक हो रहा है? ए कॉस थीटा। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? ई मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस थीटा। टोटल फ्लक्स कितना लिंक हुआ? ई ए कॉस थीटा। और ये वही चीज तो है, ई ए कॉस थीटा। समझ आ रहा है? तो ये इस तरह से बनता है। सो जैसे जैसे इसको आप टिल्ट करते जाओगे वैसे वैसे फ्लक्स लिंक क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है? हाँ जी, आप थोड़ा सा देखिए, अगर मैं इसको ऐसे झुकाते 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 ऐसे कर दूं, एकदम हॉरिजॉन्टली ऐसे इसको लिटा दूं, इस एरिया को मैं ऐसे लिटा दूं, ये दिस इज एरिया। ठीक, तो अब कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? ये एरिया पहले ऐसे था तो सारा फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा था ऐसे, थोड़ा सा टिल्ट हुआ तो कुछ निकल गई लाइन, लिंक नहीं हुई तो फ्लक्स नहीं बना, कुछ लिंक हुई फ्लक्स बना। और इसको ऐसे कर दिए तो ये लाइन ऐसे निकल गई, नीचे वाली ऐसे निकल गई। सरफेस के साथ कुछ लिंक हुआ क्या? सरफेस कहाँ गया? नीचे। ऐसे आती लाइन तब लिंक होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे चली गई, नीचे वाली ऐसे चली गई, कोई सरफेस के साथ लिंक हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब ये इस तरह हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया जब कैसा हो जाता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाता है, तो कितना फ्लक्स लिंक होता है? 0। और जब ये ऐसे रहता है नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल। तो जब कोई एरिया या सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मल रहता है उस समय कितना फ्लक्स लिंक होता है? फुल, मैक्सिमम। समझ आया? ये चीज आ रहा है नहीं आ रहा? ये समझना आपका ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ओके, हम बात कर रहे थे इस थीटा एंगल की। ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है? तो आंसर है ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बीच और एरिया डायरेक्शन के बीच, एरिया वेक्टर के बीच। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, ई की डायरेक्शन में। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर ई की डायरेक्शन में हो गया। एरिया का यूनिट वेक्टर कहाँ होता है? एरिया पर परपेंडिकुलर। समझ आया? तो ध्यान से समझना, ये जो थीटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल नहीं है। समझ रहे? ये एरिया है, लेकिन ये एंगल एरिया और ई के बीच का एंगल नहीं है, ये एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल है। एरिया पर एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको बनाना है। सपोज ये हमारा क्या है? सरफेस। ठीक है? तो ये तो तुम्हारा एरिया हो गया, सरफेस एरिया। इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए ये लाइन हम ऐसे इस पर परपेंडिकुलर बना देते हैं। ये ऐसे दिख रहा है, ये देखो, ये सरफेस हुआ। सरफेस पर ये कितना एंगल बना रहा है? 90। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। ये एरिया है, सरफेस एरिया, और ये हाँ परपेंडिकुलर टू द एरिया इज व्हाट? एरिया वेक्टर। तो इसका नाम क्या है?
एरिया वेक्टर। तो ये जो एंगल होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इस एरिया का कोई रोल नहीं है एंगल के साथ, इस एरिया वेक्टर का रोल है। आया समझ? अब इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने ये लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखना ना, ये एरिया मैं ऐसे रख रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये एरिया वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ऐसे, ये इधर गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये वाली, और ये मैंने इसको बुक को ऐसे रख दिया, ये ठीक। तो आप तो देखोगे दिस इज एरिया एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितना एंगल है दोनों के बीच में, दिस इज एरिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जीरो। तो ये जीरो नहीं है, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं देखना, ये रहा एरिया वेक्टर, एरिया पर परपेंडिकुलर बाहर निकला, ठीक है, दिखाइए। और ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, दिस इज द एंगल 90। समझ आया या नहीं आया? पक्का? हाँ जी। अब देखो ये वाली सरफेस देखो, ये इधर जो मैं रख रहा हूँ, ये सरफेस है, ये एरिया है। इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा दिखा इस डायरेक्शन में, ये सरफेस दिख गई ये वाली, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया। और ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन का है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये उधर जा रहा है एरिया वेक्टर, ये इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितना एंगल ना, ये उधर है एक वेक्टर, ये वेक्टर इधर आ रहा है, एक वेक्टर उधर, एक वेक्टर इधर, नहीं, ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। सेम नेचर की जब कोई चीज होती है तब कैंसिल होता है। ये एरिया वेक्टर, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, कितना एंगल, एक उधर चला गया लाइन, एक इधर चला गया लाइन, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। आया समझ? तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उधर, ये है एरिया और ये एरिया वेक्टर, और ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितना एंगल बना दोनों के बीच, 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं ये वाला सरफेस ले रहा हूँ, इधर वाला, दिखा, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर ऐसा, ये दिखा, और इधर से आया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये आया, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, कितना एंगल पहचानो, कितना एंगल हुआ, थोड़ा जोर से बोलो, क्यों जीरो, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल में नहीं। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और यही किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। ये वाली सरफेस देखो ऊपर वाली, ये ऊपर वाला दिख रहा है सरफेस, ये इस पर एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस पर परपेंडिकुलर, ये दिख गया, ये परपेंडिकुलर ऐसा, और ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उस डायरेक्शन में। हाउ मच इज द एंगल, 90 डिग्री। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर E और A इनके बीच का एंगल कितना, 90। यहाँ पर E और A इनके बीच का एंगल कितना, 0। यहाँ पर E और A इनके बीच का एंगल 90, और यहाँ पर E और A इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। इसी तरह पीछे कितना, 90, नीचे कितना, 90। समझ आ रहा है? ऐसे ये, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, यहाँ अगर मैं बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा किसके किसके बीच का एंगल है। देखिए, अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर किधर होगा जी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज द सरफेस, सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज दिस। यही हुआ ना, इस पर परपेंडिकुलर बनाना, ये लाइन नहीं देख लेना, ये एरिया नहीं है, ये एरिया है। इस पर परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, ऐसा, ये परपेंडिकुलर, ये समझ आ रहा है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर। और ये क्या चीज है, एरिया का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को दिखाते हैं ए कैप से, दिस इज व्हाट, ए कैप, दिस इज ए कैप, दिस इज एरिया वेक्टर। और ये क्या है, एरिया। समझ आया? थीटा कहाँ है, ई और एरिया वेक्टर के बीच। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिख रहा है, ये ई है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, ए थीटा। ये आया समझिए? यहां पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, और ये, हाँ जी, एरिया वेक्टर ना, और इनके बीच का एंगल ये रहा, एंगल थीटा। यहाँ पर देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू, ई एंड ए के बीच का एंगल थीटा। ठीक है कि नहीं है? समझ आया? तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच, एरिया के बीच का नहीं ना, याद रखिएगा, एरिया अलग चीज़ है और एरिया का वेक्टर अलग चीज़ है। एरिया वेक्टर क्या दिखाता है? एरिया का डायरेक्शन दिखाता है, और वो कहाँ होता है? हमेशा एरिया पर नॉर्मल, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, याद रहेगा ये। ओके, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड एरिया वेक्टर। तो थीटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, थीटा आया समझ में कैसे करना है। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया, और मैंने अभी आपको यूजुअल मीनिंग क्या समझाया, ई, ए और थीटा का। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कहीं पर, वेयर ई इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ए इज व्हाट? एरिया, सरफेस एरिया, एरिया या सरफेस एरिया। ठीक है। थीटा किसके बीच का एंगल होगा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जिसको आप एक कैप से दिखाओगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। ठीक है। तो थीटा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा। यहाँ तक समझ आया? तो ये आप कर लेंगे फ्लक्स, समझ आया? किसी लोकेशन पर, किसी भी लोकेशन पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई मालूम है और वो कितने एरिया के साथ एसोसिएट हो रही है, लिंक हो रही है, तो वहाँ पर आप फ्लक्स निकाल सकते हो कि नहीं? क्या करना है? सिंपली ई मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है। और किसी भी लोकेशन पर अगर आपको फ्लक्स मालूम है और कितने एरिया के साथ लिंक हो रहा है वो मालूम है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहाँ कितनी है। और ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। इस एरिया को यहाँ नीचे भेज दो, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितना फ्लक्स लिंक होता है वही क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। तो ये भी आप डिफाइन कर लीजिए। एक और फार्मूला यहाँ से हमको मिल जाता है, और वो फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, याद रखना ये सिर्फ वैल्यू देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, ये सिर्फ उसकी वैल्यू देगा वहाँ की। इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिट वही रहेगी, घबराएंगे नहीं कि ये आ गया तो इसकी यूनिट क्या बनाएंगे। यूनिट हमेशा वही आएगी, क्या? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स की निकालोगे तो फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा, जो आप निकाल चुके हैं पहले यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही रहेगी, आप वैल्यू रख के चेक कर लो, इसकी वैल्यू रखो, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन पर कूलम आ गया, वही चीज़। ठीक, तो ये हो गया ना। हाँ, इसके आगे हम कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जब हमको एक ऐसी बॉडी मिलेगी, जो फ्लैट नहीं होगी, ये तो मैं अभी एरिया आपको कैसा दिखा रहा था, फ्लैट सरफेस। अब ऐसी बॉडी भी आएंगी जिसका सरफेस एरिया फ्लैट नहीं होगा। फ्लैट नहीं होगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि जगह जगह ई अलग अलग हो जाएगा और थीटा अलग अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं? तब फिर फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो हम समझ रहे हैं। देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना और फ्लक्स निकालना ये तभी अलाउ है जब थ्रू आउट द सरफेस एरिया ई कैसा रहे, सेम इंटेंसिटी वाला। लेकिन अगर सरफेस उबड़ खाबड़ हो गई तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? अलग अलग। ई किस पर डिपेंड करता है? आर पर। Q/r² होता है ना ई का फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/r²। तो आर अगर छोटा बड़ा हो गया सरफेस के छोटे बड़े होने से, तो फिर ई भी छोटा बड़ा हो जाएगा। और ई अगर अलग अलग हुआ तो एक बदलने वाली क्वांटिटी एक फिक्स एरिया के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती ना। ये फिजिक्स का पुराना उसूल है। जैसे आप वर्क में कर रहे थे, टॉर्क बार बार बदल रहा था, तो आप बदलने वाले टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं कर पा रहे थे।
है ना। तो यहाँ पर ई अगर बार बार बदला तो आप फिर उसका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन एरिया के साथ नहीं कर सकते, फ्लक्स नहीं निकलता। तो जब इर्रेगुलर शेप की बॉडी आती है तो ई बदलता है, थीटा बदलता है, तो फिर उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया जी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और हम किसके लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जब बॉडी की सरफेस कैसी होगी, इर्रेगुलर शेप की बॉडी आएगी। जैसे सपोज इस तरह की एक बॉडी आ गई, ये ऐसा सरफेस है, कैसा भी हो सकता है सरफेस। तो जब इर्रेगुलर शेप की बॉडी आई तो फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई ना कोई चार्ज बनाता है, सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो एक डायरेक्शन ऐसी गई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ऐसी गई होगी, एक ऐसी गई होगी, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई होंगी, है ना। अब देखिए अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नंबर ए, ये वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, दिस डिस्टेंस इज r1, ठीक। ये वाला पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नंबर बी, तो इस बी लोकेशन का डिस्टेंस देखो इस सोर्स चार्ज से, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज r2। क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ और यहाँ अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो r पर डिपेंड करता है। तीसरा ये वाला डिस्टेंस देखो, ये पॉइंट नंबर सी पर मैं आपको डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस है r3। क्या r1 r2 r3 सेम है? नहीं है। तो e1 e2 e3 सेम होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, e1, यहाँ का ना, यहाँ पर का मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज e2, और यहाँ का e3, यानी e अलग अलग हो गया। तो जब e अलग अलग हो गया तो आप e इंटू a नहीं कर सकते फ्लक्स निकालने के लिए। पहला प्रॉब्लम ये हुआ, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम सुनिए, थीटा भी जगह जगह चेंज हो जाता है अगर सरफेस बदलती है तो, ठीक। थीटा देखो, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर हम अलग अलग एरिया वेक्टर बना रहे हैं ना। छोटा सा एरिया मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला देखना, दिस इज ए वेरी स्मॉल एरिया ds, बिल्कुल इन्फिनिटली स्मॉल। तो इस एरिया पर परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा ना, और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अगर ये एरिया है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ये दिस इज एरिया वेक्टर। ये वाला एंगल कौन है, θ1, दिख रहा है कितना छोटा सा एंगल है, E और A के बीच का एंगल, ठीक। यहाँ का देखो, इफ दिस इज स्मॉल एरिया ds, यहाँ का अगर मैं एरिया कंसीडर करता हूँ छोटा सा, तो इस पर परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा, ये दिस इज एरिया वेक्टर, और दिस इज द एंगल थीटा। ये अलग है, ये अलग है, ये छोटा है, ये बड़ा है, एंगल चेंज हो गया। यहाँ का एरिया अगर हम कंसीडर करें, ये वाला छोटा सा एरिया ds, तो ये वाला ऐसा बनेगा कुछ, एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा बिटवीन द टू। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एंगल अलग अलग हैं, छोटे बड़े हैं। तो जगह जगह पर E बदल रहा है ड्यू टू डिस्टेंस, और जगह जगह पर एंगल बदल रहा है ड्यू टू एरिया, कर्वेचर ऑफ द एरिया। एरिया कहीं मुड़ रही है तो उसका सरफेस एरिया, उसका एरिया वेक्टर भी तो मुड़ जा रहा है ना। एरिया ऐसी है तो सरफेस एरिया ऐसा, देखो एरिया के हिसाब से सरफेस एरिया बदलता है। अगर ये एरिया ऐसा है तो सरफेस एरिया पर, ये एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा। अगर एरिया ऐसी हो गई तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, तो वो बदल गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, थीटा चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये होता है प्रॉब्लम यहाँ पे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ई जगह जगह बदल रहा है, थीटा जगह जगह बदल रहा है, तो हम ई ए तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, अलग अलग सरफेस में अलग अलग ई, अलग अलग थीटा होता है, तो उस समय फिर हम लोग कैलकुलस का हेल्प लेते हैं। किसका? कैलकुलस। और कैलकुलस के लिए क्या करते हैं, ये छोटे से एरिया के लिए हम क्या निकालेंगे, छोटा सा फ्लक्स। समझ रहे हो? इस छोटे से एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। कौन सा एरिया? ये छोटा सा एरिया ds, और cos थीटा के साथ ये वाला एंगल θ3। आ रहा है समझ में? हम काम कैसे करते हैं? कैलकुलस से। और कैलकुलस का तरीका क्या बोलता है, छोटे छोटे एरिया पर, छोटे छोटे ds एरिया पर कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो निकाल लो, है ना, और पूरी बॉडी के लिए निकाल लो, और सबको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है? तो उस समय हम लोग कैलकुलस का हेल्प लेते हैं, कैलकुलस। और उस समय हम लोग क्या करते हैं,
छोटे से एरिया के लिए, फॉर स्मॉल एरिया छोटा सा फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं डी फाई, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है। और ये निकालने का तरीका क्या है, छोटा सा एरिया लो, क्या ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E मैं अभी क्या मान रहा हूँ, यूनिफॉर्म, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर E1 E2 E3 हुआ तो नहीं होगा। अभी इस सिचुएशन पर नहीं आ रहे ना, इससे पहले की सिचुएशन की ऊपर बात कर रहे हैं। कहीं पर सपोज ये वाला सरफेस है ना, तो इस सिचुएशन में हम लोग E को क्या मान सकते हैं, एक जैसा, यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे ये एक चार्ज है Q, तो यहाँ पर आप ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान सकते हो, यूनिफॉर्म, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक। E क्या करना है, छोटे छोटे सरफेस एरिया लेने हैं और थीटा, ठीक है, ये लेना है और इनको क्या करना है। हाँ, लेकिन ये कब होगा, इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसे मुझे बताना चाहिए अच्छे से, तो पहले वो समझिए ना। देखो इसी में आ जाते हैं। सपोज एक इर्रेगुलर शेप की बॉडी है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ई भी अलग अलग हो रहा है और थीटा भी अलग अलग हो रहा है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इस तरह से फ्लक्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। कैलकुलस इन्वॉल्व होगा, लेकिन कब, जब ई एक जैसा होना चाहिए, एटलीस्ट ई एक जैसा होना चाहिए। दो चीज़ें बदल रही हैं ना, एक ई बदल रहा है और एक थीटा, तो ई और थीटा दोनों अगर बदल जाएंगे तो आप इंटीग्रेशन करके भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट हम क्या करें, कम से कम एक चीज़ तो कांस्टेंट रहे, ना बदले, चाहे थीटा ना बदले, चाहे ई ना बदले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, जो भी मैं आप थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बता रहा था कि अलग अलग लोकेशन पर ई और अलग अलग लोकेशन पर थीटा चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे सरफेस एरिया छोटे छोटे ds में हमको निकालना है, छोटे छोटे एरिया पर कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, छोटा छोटा फ्लक्स d फाई, लेकिन आपको ऐसा एरिया चुनना है छोटा छोटा जहां पर थीटा एक जैसा होना चाहिए, समझ आया। ऐसे एरिया का कलेक्शन बनाओ जहां पर थीटा कैसा हो, एक जैसा। तो जहां जहां का थीटा एक जैसा होगा उन सब एरिया का कैलकुलेशन ds के लिए d फाई सब का कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। थीटा कैसा होना चाहिए उस सरफेस पर, सेम, तो उस सरफेस के टुकड़े कर दो। यानी एक बॉडी है, एक बॉडी में अलग अलग शेप है, अलग अलग सरफेस है, उसका शेप अलग अलग है, समझ रहे हैं, इर्रेगुलर या रेगुलर कुछ भी। तो आपको ना जगह जगह ई की वैल्यू अलग मिलेगी, जगह जगह थीटा की वैल्यू अलग मिलेगी, जैसे यहाँ दिखा। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस बॉडी के टुकड़े कर देते हैं, क्या करते हैं, और ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपको एक एक टुकड़ा ऐसा मिले जहाँ पर थीटा कैसा हो जाए, सेम। यानी जितने एरिया में आप थीटा एक जैसा बना सकते हो बना लो, और वो टुकड़ा अलग कर लो काट के, उसका कैलकुलेशन अलग करेंगे। उस टुकड़े पर हम ई को एक जैसा मान सकते हैं, समझ आया। थीटा एक जैसा होना चाहिए बस, ठीक बात, यहाँ तक समझे, पक्का। हाँ, फिर जहाँ एंगल बदल रहा है दूसरा सरफेस बना लो, और जितना सरफेस आप ले सकते हो, जितना एरिया आप काट सकते हो, उसको काट के दूसरा टुकड़ा बना लो, उस पर फ्लक्स का कैलकुलेशन हम अलग से कर लेंगे। इसी तरह तीसरा टुकड़ा काट लो। अब ये थोड़ा सोचने में समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए, सपोज ये एक डब्बा है, ठीक है। अब ये डब्बा कितने सरफेस से बना है, एक सरफेस ये है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये क्यूब है, ऐसे ही दिख रहा है आपको डब्बा, है ना। अब ये तो फ्लैट सरफेस है, अगर इर्रेगुलर सरफेस आएगी तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते, ठीक। इस तरह की सरफेस आई, ये सरफेस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, लेकिन इसमें क्या बेनिफिट है कि सब फ्लैट सरफेस हैं। कैसे सरफेस हैं, फ्लैट। अब देखो इसमें कितने सरफेस हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। अब देखो ना, इस एक सरफेस को देखो, ये सरफेस फ्लैट है ना। अब इस पर मुझे, इसको मैंने उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसे लिंक होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा, इस पर नॉर्मल, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एंगल कितना बन रहा है, 180। आप कहीं पर भी देखो, ये वाला एरिया मैं ले रहा हूँ छोटा सा ds, तो इसका एरिया वेक्टर ये दिखा, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना, 180। मैं ये वाला ds ले रहा हूँ, छोटा सा एरिया, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा छोटे से ds का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना। यानी कहने का मतलब
छोटे छोटे ds बनाइए, छोटे छोटे एरिया ds 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 ds, और हर एक पर फ्लक्स का कैलकुलेशन कीजिए d फाई d फाई d फाई d फाई। समझ रहे हो, छोटे छोटे एरिया पर फ्लक्स का कैलकुलेशन। लेकिन ये छोटे छोटे एरिया मैं क्यों ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि ये पूरे ds के लिए थीटा कैसा है, सेम 180 180 180। समझ आया। तो ये जो जितने भी छोटे छोटे एरिया आप बना सकते हो जहां पर थीटा कैसा है सेम, तो इन पूरे ds का कैलकुलेशन एक साथ होगा, ये पूरी सरफेस का। ये एक एरिया हमने काट दिया, एक पार्ट, इस सरफेस का कैलकुलेशन अलग करेंगे हम। समझ आया। फिर ये लेते हैं दूसरी सरफेस। यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसा है, ये छोटा सा ds मैंने लिया, इस पर ये नॉर्मल बनाया, दिस इज एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, व्हाट इज एंगल 90। यहाँ पर ds बनाया, दिस इज एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे ds बनाया, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड 90। यानी इस सरफेस में जितने भी ds बनाओ और जितने भी छोटे छोटे फ्लक्स निकालो आप, छोटे छोटे एरिया के साथ लिंक होने वाले फ्लक्स, हर एक जगह एंगल कैसा रहेगा 90। ऐसे ही यहाँ हर एक जगह एंगल कैसा रहेगा 0। समझ आ रहा है ये सिचुएशन। तो हम क्या करेंगे, ऐसी से ऐसी सरफेस काटेंगे जहाँ पे हमको बेनिफिट क्या मिले, एंगल सेम होना चाहिए। अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये मैं एक एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो फिर हमको हर जगह का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ का कैलकुलेशन अलग करेंगे, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, और यहाँ का ई और थीटा पता होना चाहिए। तो इस एरिया का फ्लक्स अलग निकलेगा, इस एरिया का फ्लक्स अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। समझ रहे हो, हर स्टेप अलग अलग होगा। लेकिन जब ऐसी सरफेस रहेगी जहाँ पर थीटा एक समान है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इंटेंसिटी भी एक समान है इस सरफेस पर। इस सरफेस पर पूरी इंटेंसिटी एक समान है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एंगल भी हर जगह सेम है थीटा। यहाँ पर इस सरफेस के लिए थीटा सेम है, ई भी सेम है। तो हम इस सरफेस का कैलकुलेशन अलग कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग, इसका अलग, 6 सरफेस का कैलकुलेशन अलग अलग कर लेंगे। तो हमको कम से कम सिर्फ 6 सरफेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इन्फिनिट। क्योंकि हर जगह देखोगे ई अलग है, थीटा अलग है, यहाँ देखोगे ई अलग है, थीटा अलग, यहाँ का ई अलग, थीटा अलग, यहाँ ई अलग, थीटा अलग। हर जगह किसी भी पॉइंट पर उंगली रखोगे वहाँ का ई और थीटा अलग है। समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसे सिचुएशन को आप इंटीग्रेट करके नहीं सॉल्व कर सकते, इसमें हर पॉइंट के लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया, ये चीज आया, ठीक है, ओके। तो हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन की जिसमें हम क्या करेंगे, बॉडी को अलग अलग टुकड़े में तोड़ देंगे, ठीक है। और तोड़ के करेंगे क्या, छोटे छोटे सरफेस के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे सरफेस के लिए छोटा छोटा फ्लक्स निकालेंगे, ds ds, छोटे छोटे एरिया के लिए कितना उसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है ये निकालेंगे। ई कैसा है हर जगह यूनिफॉर्म, तो ये तो सेम रहेगा। और उस एक सरफेस के लिए थीटा कैसा हो जाएगा, सिंगल सरफेस के लिए सेम। तो सिंगल सरफेस का कैलकुलेशन हम अलग कर लेंगे, ठीक। अब हम क्या किए हैं, जैसे सपोज इस सरफेस का कैलकुलेशन हम किए हैं, तो ये ds 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 छोटे छोटे एरिया के लिए हमने d फाई d फाई d फाई d फाई निकाला, और जितने d फाई निकाले इस सरफेस के लिए सबको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो इस पूरी सरफेस पर क्या निकल आएगा, टोटल कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, छोटे छोटे एरिया में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, अलग अलग निकाल लिए सब। ds 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 ds, इस ds में d फाई, इस ds में d फाई, इस ds में d फाई निकाल लिए, जितने भी बने सबको क्या करना है, जोड़ देना है। किसको जोड़ना है, जिसका एरिया, जिसका एंगल कैसा है, सेम। तो सेम एंगल वाले जितने भी एरिया के फ्लक्स बन रहे हैं सबको इकट्ठे जोड़ दो, पूरी सरफेस का फ्लक्स आ गया। समझ आया। तो जोड़ने का तरीका क्या है, फॉर फुल फ्लक्स ऑन वन कंप्लीट एरिया या वन कंप्लीट सरफेस, एक कंप्लीट सरफेस के लिए फुल फ्लक्स कैसे निकालोगे, दिस इज द फुल फ्लक्स। और ये कैसे निकलता है, एडिशन ऑफ ऑल द स्मॉल फ्लक्सेस, इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा, ये चीज समझ आया, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E इंटू ds। समझ आ रहा है, वेक्टर के फॉर्म में, ये और ये एक ही चीज है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट ये है कि थ्रू आउट द वन सरफेस जहां पर थीटा सेम है, ई कैसा है, यूनिफॉर्म होने की वजह से सेम, और थीटा भी कैसा है हर जगह सेम। तो ई और थीटा की सिमेट्री बन गई, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो ई भी आपका बाहर आ जाएगा
और कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना पड़ेगा, हाँ, उस एक सरफेस के लिए, एक सिंगल सरफेस जिसके लिए हमने सिमेट्री बनाई है। सेम यही कैलकुलेशन हम दूसरे सरफेस के लिए कर लेंगे। समझ आ रहा है? तो इसका थीटा अलग होगा, तो अलग देखो क्यों, किससे अलग, इससे। इसका थीटा यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एरिया वेक्टर, ये ठीक है, ये, और ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंगल कितना, 180। तो इस सरफेस के लिए एंगल कितना है, सारे ds के लिए कहीं पर भी एरिया वेक्टर बनाओगे एंगल हमेशा कितना, 180। तो इन सब का 180 वाला एंगल है। यहाँ पर बनाओगे तो एंगल कितना मिलेगा, तो इस सरफेस वालों का एंगल इस सरफेस वालों के एंगल से अलग है। ये 180 वाले हैं और ये 90। तो इन 90 वालों का कैलकुलेशन आप इनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 180 एंगल वाले हैं और ये 90 वाले, और वैसे ही ये 0 एंगल वाले, तो इनका कैलकुलेशन साथ में नहीं हो सकता। 180 वाले जितने भी बनेंगे छोटे छोटे एरिया ds उन पर d फाई एक इकट्ठा साथ में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इनके साथ आप उसको नहीं जोड़ सकते। तो हम ये सरफेस का अलग, ये सरफेस का अलग, इसका अलग, अलग अलग निकालेंगे हर सरफेस का। बोलिए, ये चीज़ क्लियर, ठीक है? अच्छा, सेम टू सेम प्रोसीजर हम क्या करते हैं इसी में समझिएगा। जैसे ये तो आप समझ गए, अलग अलग सरफेस पर हमको क्या करना है। हमारा टारगेट रहेगा ई सेम हो जाए, थीटा सेम हो जाए, ताकि इंटीग्रेशन से वो बाहर हो जाए और सिर्फ हमको किसका इंटीग्रेशन करना पड़े, ds। अब एक बात बताओ, ये छोटे छोटे एरिया ds जुड़ेंगे तो यही कंप्लीट एरिया यही ना बनेगा इतना सा, और ये क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, या ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रेक्टेंगल। अगर ये क्यूबॉइड हुआ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो तो तुम जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ करोगे आ जाएगा इसका आंसर इंटीग्रेशन का। समझ आया? और ई और कॉस थीटा तो वैसे ही बाहर चले गए हैं, सिंपल इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, फ्लक्स निकल आएगा। ये चीज़ समझ आया? ओके, अब मैं एक ऐसी बॉडी की बात करने जा रहा हूँ जो कैसी बॉडी है, क्लोज। ये कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो एक क्लोज सरफेस के लिए कैलकुलेशन कैसे करना है, ऐसे ही। क्लोज सरफेस किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से क्या हो, पैक हो। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, फुटबॉल लो, अंदर बल्ब जला दो, अगर बल्ब की रोशनी बाहर नहीं निकलती तो वो फुटबॉल कैसा सरफेस है, क्लोज। जैसे ये डब्बा है, ये भी तो क्लोज है। क्लोज का मतलब है डब्बा हिंदी में, क्या, ये डब्बा खोला मैं ऐसे, ये ऐसे खुल गया, इस डब्बे के अंदर एक बल्ब डाला, बल्ब को जलाया, ये बंद किया और ये बंद कर दिया। अब अगर इस डब्बे से बल्ब की रोशनी बाहर नहीं निकलती तो ये कैसा डब्बा हो गया, क्लोज। और अगर कहीं से भी निकल रही है तो रेस्ट ऑफ द सरफेस इज नॉट क्लोज्ड। तो बाकी के सरफेस को आप क्लोज नहीं बोल सकते अगर कहीं से पंचर हो गया तो। आ रहा है समझ में? तो जब एक क्लोज सरफेस आती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख जाता है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। वही ऐसे सरफेस के टुकड़े बनाइए जहां आपको किस चीज की सिमेट्री मिल जाए, ई और थीटा की। ई और थीटा एक जैसा है तो उस सरफेस का कैलकुलेशन अलग करो, जहां थीटा अलग है वहां का कैलकुलेशन अलग करो, यहाँ का थीटा अलग है यहाँ का कैलकुलेशन अलग करो, यहाँ का थीटा अलग यहाँ का कैलकुलेशन अलग। यानी हर सरफेस का ई थीटा, ई और कॉस थीटा अलग अलग है, तो उन सरफेस का कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे आप। पूरी सरफेस का इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरी सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा। इसका इंटीग्रेट करोगे पूरे ds सरफेस पर डी फाई का, तो इस सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा। ऐसे इसका, ऐसे इसका, ऐसे इसका, फिर आपने इसका निकाला पूरा इंटीग्रेशन करके, फिर इसमें किसको जोड़ दोगे, इसके वाले को, फिर इसके वाले को, फिर इसके वाले को, 6 सरफेस को जोड़ देंगे तो पूरी क्लोज बॉडी का आ जाएगा फ्लक्स। ये चीज समझ आ रहा है? तो एक क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए हमारा जो फ्लक्स का कैलकुलेशन होता है वो कैसे करते हैं हम, इंटीग्रेशन। और ये कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रल। ये सिंबल है अलग से ना, दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी क्लोज बॉडी के लिए। और इसके लिए हमको क्या करना है, यही ई ds cos थीटा, अलग अलग सरफेस पर थीटा अलग अलग होगा, तो इसको हम अलग अलग सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसको आप ऐसे लिख लो, ई ds वेक्टर फॉर्म में, और उसका मैग्नीट्यूड ये है। और ये पूरी बॉडी के लिए है ना, पूरी क्लोज सरफेस के लिए। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, एक एक सरफेस करके। तो जैसे उसमें कितने सरफेस हैं, 6, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे सरफेस नंबर 1 के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। पहली सरफेस ये, जैसे ये वाली सरफेस मेरी पहली सरफेस है, इधर वाली, दिस इज सरफेस नंबर 1। तो मैं इसके लिए कैलकुलेशन करूंगा फ्लक्स का, और इसका कैलकुलेशन क्या है फ्लक्स का, ई ds cos
θ1, यहाँ का θ1 कितना है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री रखा जाएगा। लेकिन इस पूरी सरफेस के लिए थीटा कितना है 180, तो थीटा कांस्टेंट। पूरी सरफेस के लिए ई कैसा कांस्टेंट, तो ई और cos थीटा यहाँ से बाहर चला जाएगा। इस एक सरफेस का हमको फ्लक्स मिल जाएगा कितना लिंक हुआ। उसके बाद हम दूसरी सरफेस का निकालेंगे। अब इस सरफेस का कैलकुलेशन इसके साथ नहीं हो सकता ना, इसलिए इसके साथ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इसमें हम जोड़ देंगे सरफेस नंबर 2 के लिए, और इसका कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे θ2। आ रहा है समझिए। और इस पूरे का निकालेंगे, पूरे का फ्लक्स इस सरफेस का निकल आया। फिर तीसरे सरफेस की तरफ बढ़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, तीसरी सरफेस के लिए भी ई ds cos θ3, यहाँ का जो एंगल होगा वो रखेंगे। इस सरफेस के लिए एंगल सेम रहेगा पूरी सरफेस के लिए, इसलिए इस पूरी सरफेस का कैलकुलेशन इकट्ठे करना है यहाँ पर, और ऐसे करके 6 सरफेस निकाल लेंगे। ये चीज़ समझ आया। तो ये ऐसे स्टेप में हमको कैलकुलेशन करना है। हर स्टेप में याद रखना ई और cos थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, एक सरफेस के लिए बाहर, दूसरी सरफेस के लिए भी ई और cos थीटा कांस्टेंट, वो भी बाहर, तीसरी सरफेस के लिए भी ई और cos थीटा बाहर। हर सरफेस पर अलग अलग है ई cos थीटा, लेकिन पूरी सरफेस के लिए तो कांस्टेंट है ना। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो क्लोज सरफेस जब आएगी बॉडी, तो उसका कैलकुलेशन ऐसे करना है आपको। ठीक है जी। थीटा समझ में आ रहा है किसके किसके बीच का एंगल है या नहीं, बोलिए पक्का। हाँ, अब मैं अगर आपसे 2 सिचुएशन पूछूं, पहला सिचुएशन देखो, सरफेस इज अलोंग ई, तो बताइए थीटा कितना होगा। व्हेन सरफेस इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज, और फ्लक्स कितना लिंक होगा, थीटा 0, फ्लक्स 0, नो, थीटा इज 90 एंड फ्लक्स इज 0। नहीं समझे। देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैंने एक सरफेस ऐसे रख दिया, दिस इज सरफेस एरिया रखे, तो एरिया अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। लेकिन थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और ई। एरिया वेक्टर कहाँ है, ये मैंने सरफेस बनाया है, एरिया वेक्टर नहीं बनाया। दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज ई। हाउ मच इज द एंगल 90, और आपके फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ds cos थीटा। रखिए थीटा कितना 90, cos 90 इज 0, तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई। फ्लक्स कितना हो गया 0, तो फ्लक्स 0। समझ आया। दूसरा टर्म हम यूज करते हैं सरफेस नॉर्मल टू ई। बताइए सरफेस नॉर्मल टू ई, फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम, फुल। समझ आया। एंगल कितना 0। सरफेस नॉर्मल टू ई है, सरफेस एरिया वेक्टर नहीं। देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई है और ये क्या है एरिया। दिस इज सरफेस एरिया, व्हाट इज द एंगल, हाँ ये एरिया है। एंगल किसके बीच होता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहाँ है जी, इस एरिया पर परपेंडिकुलर। हाँ जी, अब देखिए दोनों के बीच का एंगल 0। इसमें कंफ्यूजन होता है आपको, समझ आया। तो यहाँ एंगल कितना 0, तो फ्लक्स कितना मैक्सिमम, E इंटू ए। समझ आ रहा है, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स। तो देखो कंफ्यूजन कैसे होता है। व्हेन सरफेस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस सिचुएशन, इस समय एंगल कितना, एंगल कितना 90, क्योंकि एरिया और ई का एंगल नहीं देखना, एरिया वेक्टर बनाना है आपको, वो इमेजिन करना है। तो एरिया वेक्टर ऐसा या ऐसा, और ये ई, तो एंगल कितना 90 डिग्री। और व्हेन एरिया इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऐसा आया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंगल इज 0। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशन आपको याद रखना है। तो बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको कैलकुलेशन सिखाना था कि फ्लक्स का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ तक समझ आया। हाँ जी, तो हमने क्या बनाया, हम थोड़ी से रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको आगे फॉलो करते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया, जैसे ये सिचुएशन में आपको बता रहा था, तो फिर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ई भी अलग और थीटा भी अलग। तो आपको यहाँ का अलग निकालना पड़ेगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यानी हर पॉइंट पर आपको सैकड़ों जगह इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, याद रखिए। समझ गए। तो हम ऐसी सिचुएशन नहीं लेते। रफ सरफेस का मतलब है हमारा कि बॉडी फ्लैट ही रहेगी, फ्लैट सरफेस ही रहेगी। ठीक है, तो जैसे अगर ये क्यूब आ गया, क्यूबॉइड आ गया, दिस इज ए क्लोज सरफेस,
और डिफरेंट डिफरेंट फेस हैं इसमें अलग अलग डिज़ाइन के। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, एक सरफेस का अलग, एक सरफेस का अलग, एक सरफेस का अलग, एक सरफेस का अलग, 6 सरफेस का अलग अलग, क्योंकि एक सरफेस के लिए ई और थीटा सेम, दूसरे सरफेस के लिए ई और थीटा सेम, तीसरे सरफेस के लिए, इस पूरी सरफेस के लिए ई और थीटा सेम, लेकिन इसका ई और थीटा इसके ई और थीटा से अलग होगा, इसलिए इसका कैलकुलेशन इस सरफेस के साथ नहीं हो सकता, इसका कैलकुलेशन इसके साथ या इसके साथ नहीं हो सकता, हर एक का अलग अलग है। तो जितने एरिया के लिए थीटा और ई सेम होता है उसको पकड़ के एक सरफेस बनाएंगे, सिंगल सरफेस, उसका कैलकुलेशन अलग से करेंगे। तो इसका समझ आया, इस तरह की बॉडी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसके अच्छे से न्यूमेरिकल भी दिए हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के और पीछे एक्सरसाइज में, वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। दूसरी क्लोज सरफेस ऐसी हो सकती हैं, ये देखिए, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये कौन सा शेप है, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा शेप है, सिलेंडर। समझ आया। इसमें अगर हमको फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है तो आप इसके कितने सरफेस बनाएंगे जहाँ ई और थीटा का कैलकुलेशन सेम हो जाए। कौन से, एक आपका ये फ्लैट, दिस इज सेकंड फ्लैट, और तीसरा ये कर्व। आ रहा है समझ। तो यहाँ पर ई ऐसा और एरिया वेक्टर ऐसा, एंगल 180, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, ई भी इधर, एंगल 0। तो ये एक सरफेस, इस पूरी सरफेस के लिए अलग से फ्लक्स निकालेंगे, इस पूरी सरफेस के लिए अलग से फ्लक्स निकालेंगे, और इस पूरी सरफेस के लिए यहाँ पर बताओ एरिया वेक्टर और ई के बीच के एंगल कितना, नहीं आया है? एंगल पूछ रहा हूँ, 2πr काहे को बता रही हो। दिस इज सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा, ये यही हुआ ना, सरफेस पर 90 डिग्री, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर दिखा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल इज 90 डिग्री। कहीं पर भी देखो 90 ही रहेगा वो। समझ आया। तो यहाँ 90 और यहाँ ये ऐसा आया 180, और यहाँ ये भी इधर से गया ऐसे 0। तो 3 सरफेस हो गई। इस तरह से हम लोग इनके कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया जी। तो इसी के साथ इसमें ज़्यादा कोई विशेष चीज़ नहीं है, खाली आपको समझाना है कि कैलकुलेशन कैसे करना है ये। तो इसके जस्ट बाद हम लोग अब गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, गॉस थ्योरम, और वहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्टरनेट एक फार्मूला आएगा, दोनों को हम मर्ज करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बनाएंगे। एक तो हमने फ्लक्स निकालने का ये फार्मूला पढ़ लिया, ये याद रहेगा ये, ठीक। ये वेक्टर फॉर्म में, ये उसी का मैग्नीट्यूड है, इसी को हम आगे मर्ज करेंगे। तो पहला तरीका फ्लक्स निकालने का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और अगर कुछ एंगल है तो एंगल, अदरवाइज अगर ऐसा है तो कितना एंगल, कितना एंगल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एक बॉडी ऐसे रखी हुई है नॉर्मल, तो एंगल कितना, 0। तो फ्लक्स कितना, मैक्सिमम, cos 0 1। तो ये तो खत्म, तो ये मैक्सिमम हो गया ना। काहे को कंफ्यूज होते हो, ये देखो ना, वही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज मैक्सिमम। एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल रखा हुआ है ऐसे, तो सारे फ्लक्स लिंक होंगे कि नहीं, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पास होगी कि नहीं, जितनी भी जाएगी, जितनी भी पूरी एरिया के साथ लिंक होगी, तो फ्लक्स कैसा हो गया, मैक्सिमम। और अगर ये झुक गया ये, तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो इस सरफेस के साथ कुछ लिंक हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जब एंगल क्या बनता है 90, फ्लक्स कितना हो जाता है 0। फॉर्मूले में भी रखोगे तो वही चेक होके निकलेगा। रखो cos 90 0, कि पूरा ही 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो गया। और जब यहाँ पर एंगल देखोगे कितना होता है एरिया वेक्टर और ई के बीच, यहाँ एंगल 0 होता है, यहाँ रखो 0 1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, इसलिए ये कैसा हो गया, फ्लक्स मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है E × A। और ये हमारा पुराना फार्मूला बन गया कि नहीं, बेसिक फार्मूला, फ्लक्स इज इक्वल टू E × A, और वो मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो इसको फिर से मर्ज करेंगे, ठीक है।